बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं चौधरी मोहम्मद फराज, आप देख रहे हैं बॉटम लाइन। नाज़रीन, फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज ने फिर से सर उठाया है। 2 दिनों में पाकिस्तान में 2 दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हुई। एक तो नाकाम बना दी गई, उसकी तरफ भी आएंगे, लेकिन एक कार्रवाई जिसने पाकिस्तानियों का बड़ा दिल दुखाया, उसके अंदर फ़तेह खेल पुलिस चेक पोस्ट बन्नू में कल एक कार के अंदर नस बम से धमाका किया गया, जिसमें 15 पुलिस के एहलकारों ने जामे शहादत नोश किया। जैसे कि कल पूरा पाकिस्तान मार्का हक मना रहा था, तो इस मौके के ऊपर इस किस्म की ख़बर ने पाकिस्तानियों के दिल को बहुत दुखाया। बहरहाल हमें तो अंदाज़ा था कि दुश्मन वार करेगा और हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ इन इवेंचुअलिटीज़ से डील करने के लिए हम वक्त तैयार भी रहती हैं। बहरहाल इसके अंदर भी अफ़गान फुटप्रिंट नज़र आया इस कार्रवाई में, और उसके बाद आज चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने एक पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर जो कि ख़ातून थी उसको साथ बिठा के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी अहमियत की हामिल थी। चीफ मिनिस्टर ने बलोच ट्रेडिशन के बारे में आवाम को बताया। उन्होंने कहा कि ये बलोच ट्रेडिशन नहीं है कि उसके अंदर ख़वातीन जो हैं उनको इस तरह के कामों में रिक्रूट किया जाए, और BLA का इसके अंदर हाथ था। पहले लड़की का जो कज़न है उसने ज़बरदस्ती उसको BLA में रिक्रूट किया, फिर उसके वालिद के कत्ल की धमकी देके उसे उकसाया गया, बल्कि मजबूर किया गया कि वो इस्लामाबाद पे एक हमले के अंदर उसका हिस्सा बने। तो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने एक बहुत बड़े नुकसान से मुल्क को और इस्लामाबाद जो कि हमारा कैपिटल है उसको बचा लिया बर वक्त कार्रवाई करके। ये पोटेंशियल सुसाइड बॉम्बर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के ज़रिए इसका पता लगा और फिर इसको अरेस्ट कर लिया गया, और बाद में हमें ये पता चला कि उसको कोर्स करके, उसको थ्रेटन करके, उसे धमकी दे के, उसके वालिद को कत्ल करने की धमकी दे के उससे ये काम करवाया जाने वाला था। तो इससे हमें एक पैटर्न पता चलता है कि पाकिस्तान के अंदर दोबारा से दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इजाफ़ा होने जा रहा है, और दुश्मन यानी हिंदुस्तान और अफ़गानिस्तान जहाँ पे ब्रीडिंग ग्राउंड है इन दहशतगर्द तंजीमों का, वहाँ से हमें दोबारा थ्रेट आ रही है। बहरहाल आज के प्रोग्राम में इन 2 इंसिडेंट्स के अलावा ईरान US की जो डेवलपमेंट्स हैं उनको भी शामिल करेंगे, और जो ईरान को अमेरिका ने एक दोबारा नया अल्टीमेटम दिया है कि उनकी तजावीज़ कबूल नहीं, और अब अमेरिका शायद दोबारा ईरान पे हमला कर देगा, और ये होने वाली जंग जो एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसका इशारा सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दिया कि 2 हफ्ते तक और जारी रह सकती है जब इसका पहला हमला होगा। तो इस सब पे बात करेंगे। आज हमें ज्वाइन किया है हमारे स्टूडियोज़ में इन तमाम टॉपिक्स को कवर करने के लिए डॉक्टर मारिया मलिक ने, इंटरनेशनल अफेयर्स की एक्सपर्ट हैं। उनके साथ होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड अलाउद्दीन, डिफेंस एनालिस्ट हैं, और कॉमोडोर रिटायर्ड वजीउल हसन साहब, ये भी डिफेंस एनालिस्ट हैं। तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ। गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। ब्रिगेडियर बाबर, हमें इशारा मिलता है, ये एक इंडिकेशन है रिसर्जेंस ऑफ टेरर एक्टिविटीज़ इन पाकिस्तान। आप 2 वाक़े हुए 2 दिनों के अंदर, एक तो कामयाब नहीं हो सका। बलूचिस्तान के अंदर एक सुसाइड पोटेंशियल जो फ़ीमेल बॉम्बर थी वो पकड़ी गई, और कल जो अफसोसनाक वाक़या हुआ फ़तेह खेल पुलिस चेक पोस्ट के ऊपर 15 जवान शहीद हुए पुलिस के। सर कैसे देखते हैं इसको? ये कोई रीसर्जेंस नहीं है। आपको पता है कि काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में टेररिज्म की जो एक्टिविटीज़ हैं उनके तादाद में हमें सर्ज देखने को मिल रहा है, और उसकी बुनियादी रीज़न ये है कि हिंदुस्तान की जितनी इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान में है, जितना वो पैसा पंप इन कर रहे हैं, रिसोर्सेज पंप इन कर रहे हैं, और अपने प्रॉक्सी के तौर पे अफगान तालिबान रजीम को यूज़ कर रहे हैं, और आगे इनके फितनल खारिज है जो कि मेनली KPK में बरसरे पैकार है, और फितना हिंदुस्तान जो कि बलूचिस्तान में उनकी कार्रवाइयाँ हम देखने को मिलती हैं। अभी तो कुछ अरसे से तकरीबन कुछ इनमें कमी थी। ये कल का जो वाक़या बन्नू वाला, ये एक सुसाइडल अटैक था एक पुलिस स्टेशन पे, जिसमें 15 जवान शहीद हो गए। अनफॉर्चुनेटली अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, कुर्बानियाँ कबूल फरमाए। उसमें से 2 जवान तो शहीद हुए सुसाइडल जो ब्लास्ट हुआ उससे। बाकी जो 13 जवान थे, बल्कि टोटल 17 थे, जो कि मलबे तले आके, बिल्डिंग जब गिर गई बिल्डिंग के मलबे तले आके शहीद हुए, जिसमें से 13 जामे शहादत नोश कर गए और 4 जख्मी हैं। जी तो ये इस तरह के जो पैटर्न है, ये पहले भी हमें
देखने को नजर आता है। इसमें जो खास तौर पे जो केपी के है, इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जो हमारे बन्नू और लकी मरवत, इसमें ज्यादा ये इनका इंग्रेस है। इसके जो एफआर के पुराने इलाके हैं बॉर्डरिंग बिटवीन नॉर्थ वजीरिस्तान एंड बन्नू एंड नॉर्थ वजीरिस्तान एंड लकी मरवत एंड पार्ट ऑफ साउथ वजीरिस्तान, जो थोड़ा सा ऊपर टिप बनती है, इस इलाके में ज्यादातर ये लोग हैं। और इनमें ज्यादातर जो लोग इन्वॉल्व हैं, जब कल वाला वाक्य भी जो था, इसमें भी रिपोर्टेडली हाफिज गुल बहादुर ग्रुप इन्वॉल्व है। गुल बहादुर का तल्लुक नॉर्थ वजीरिस्तान से है। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से ये कह चुका है कि नूर वली महसूद और गुल बहादुर जैसे और बशीर जेब जैसे जो लोग जो हैं पाकिस्तानी, उनको आपने पनाह दी हुई है। वहां से वो यहाँ पर दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करते हैं। उनको या तो पाकिस्तान के हवाले करें, अदरवाइज उनको फिर हम खुद उनको सॉर्ट आउट कर लेंगे। इसमें तो कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इनको वहां पर बैठा के अफगान तालिबान रजीम खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी कर रहा है इंटरनेशनल लॉ की भी, और पाकिस्तान की बारहा उनको जो हम बताते रहे, याद दहानियां कराते रहे हैं, उस पर भी काम नहीं धरते। आज भी डिमार्च किया उनके नाज़िमुल अमूर को। इसी वजह से अफगानिस्तान में हमारा जो ऑपरेशन है गज़ुल हक वो जारी है। उसमें काफी हद तक कामयाबियां भी हमें हुई हैं। हम दहशतगर्द के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। हमारा स्टांस बहुत क्लियर है अफगानिस्तान को कि आपने बाज नहीं आना, तो हमने फिर जो करना है वो हमने करना ही करना है, क्योंकि हमें इजाजत नहीं दे सकते कि आपकी सरजमीन से लोग पाकिस्तान में दहशतगर्दी करें। ये दुनिया की भी आंखें खुलनी चाहिए। दुनिया के लिए भी क्लियर पैगाम है कि ये दहशतगर्दी जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाफ हो रही है, और इसमें हमारे पास ऐसे सबूत हैं जिनको कोई डिनाई ही नहीं कर सकता कि इसमें इंडिया इन्वॉल्व है और अफगान तालिबान रजीम इन्वॉल्व है, अफगानिस्तान की सरजमीन इन्वॉल्व है। इंटरनेशनल रिपोर्ट्स भी हैं, रशियन इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है, यूएन की अपनी रिपोर्ट है। वो कहता है वहां पर 5 से 6 हजार टीटीपी के लोग हैं। एक रिपोर्ट कहती है 12 से 13 हजार दूसरी तंजीमों के लोग हैं। इसमें बहुत सारे गैर मुल्की भी हैं। तो ये इस चीज का सबूत है कि अफगानिस्तान लिटरली एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म बन चुका है दोबारा से, और ये दुनिया के लिए खतरा है। पाकिस्तान के लिए सिर्फ नहीं, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। तो ये तो एक बहुत बड़ी एक थ्रेट है जिसको मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया को पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहिए। इसकी इजाजत तो नहीं दी जा सकती। तो इसके कुछ इंटरनल पहलू भी हैं। वो इंटरनल पहलू विद इन दी कंट्री हैं। उसमें केपीके की गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज हैं। मैं ये नहीं कहता कि केपी की गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व है। केपी की गवर्नमेंट की कैपेसिटी के इश्यू है। पुलिस की कैपेसिटी बिल्डिंग वो नहीं करते। पुलिस में बुरी तरीके से वो पोलिटिसाइज्ड है। पुलिस के जवान बेचारे मुहब्बे वतन अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, उनकी अजमत को सलाम, लेकिन वो सॉफ्ट टारगेट बन गई हुई है। पुलिस को सॉफ्ट टारगेट नहीं होना चाहिए, उनको पूरे तरीके से इक्विप हमें करना चाहिए, खासकर इन बॉर्डरिंग एरियाज में। तो एक ऐसी सिचुएशन है जिसपे सबको मिलकर काम करने की जरूरत है। फौज तो अपना काम कर रही है, देखिए खाली फौज तो नहीं, फौज तो काइनेटिक ऑपरेशन कर सकती है। बाकी जो दूसरी चीजें हैं वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की, सिविल सोसाइटीज की, वहां की पॉलिटिकल पार्टीज की, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का काम है। ठीक, यहाँ पे एक जैली सवाल है ब्रिगेडियर साहब, ये बताएं कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ और हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ जब तक बिल्कुल ज़ीरो एरर पे चलती हैं, तो हमने देखा कि मैंने इसको रिसर्जेंस कहा और आपने कहा कि नहीं इट्स अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस, तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। लेकिन मैंने रिसर्जेंस इसलिए कहा कि दे वर विजिलेंट, दे वर हैविंग वेरी गुड कंट्रोल, तो ये वाक़यात काफ़ी कम हो गए और बल्कि ना होने के बराबर थे। कोई ऐसा वाक़या नाखुशगवार नहीं हुआ। लेकिन देन अगेन कहीं ना कहीं से जब ये पेनिट्रेट करने की इनको थोड़ी सी भी जगह मिलती है तो कोई वाक़या हमारे सामने आ जाता है। तो ज़ाहिर है इट्स अ टग ऑफ वॉर सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। कभी हम लोग भारी रहेंगे तो लेकिन इट्स अ नेवर एंडिंग सॉर्ट ऑफ अ सिचुएशन। अफ़गानिस्तान के अंदर कुछ एक्सपर्ट इंटरनेशनल ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान इंगेज तो हो गया है, लेकिन अब ये इधर ही फंसा रहेगा। तो हमारी डेफिनेटली एक बड़ी क्लियर पॉलिसी है एंड वी नो द अफगानीज फ्रॉम द बैक ऑफ आवर हैंड्स, बिकॉज जो हमारा उनसे ताल्लुक़ है वो पूरी दुनिया का नहीं था। और जिस तरह पाकिस्तान आर्मी इन एरियाज़ को, बॉर्डरिंग एरियाज़ को और अफ़गानिस्तान की कैपेसिटी को जानती है, कोई और नहीं जानता। इस पर ज़रा कमेंट कर दें कि ये कितना मुश्किल है पाकिस्तान आर्मी के लिए या ये कितना आसान है हमारे लिए। देखिए, जहां तक पाकिस्तान आर्मी का तल्लुक है, हम अफगानिस्तान के अंदर जाके एम्ब्रॉयल नहीं हो रहे जी। हम वहां पर जाके उनके फिजिकली नहीं जाते, ना हमारा कुछ जाने का इरादा है, ना हमें जाने की जरूरत है जी। हम सिर्फ उनको जो स्ट्राइक्स कर रहे हैं, हम स्पेसिफिक टारगेट्स पे इंटेलिजेंस बेस्ड स्ट्राइक्स करते हैं जहां पर टेररिस्ट के डेन्स हैं, हाइड आउट्स हैं जहां पर वो रहते हैं। ऑल्दो हमारे पास इंफॉर्मेशन हैं
कि ये शहरी इलाकों में भी रहते हैं, ये काबुल में भी रहते हैं, काबुल के डिप्लोमेटिक इनक्लेव में उन्होंने इनको पनाहें दी हुई हैं, वहां पर हम अभी तक टारगेट नहीं किया क्योंकि इसको कोलैटरल डैमेज का खतरा है। बिल्कुल। हालांकि सेल्फ डिफेंस में आप कहीं पर भी जा सकते हैं, दुनिया में बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, अमेरिका की, हिंदुस्तान की, बहुत से कि अपने अपने इंटरेस्ट करिए वो सिविलियन टारगेट्स को भी एंगेज करते हैं, चाहे कोलैटरल डैमेज हो। तो जी ये सबूत है कि हम नहीं ये करना चाहते, हम एस्केलेशन लेडर को मजीद आगे नहीं बढ़ाना चाहते, हम कंट्रोल्ड एस्केलेशन रखना चाहते हैं, एस्केलेशन बल्कि हम तो रखना ही नहीं चाहते। तो हमारी पॉलिसी तो बहुत क्लियर है, हम वहां पर नहीं जाएंगे, हम अपने डिफेंस में जो कर सके करेंगे, बॉर्डर को जिस हद तक प्लग इन कर सके करेंगे। लेकिन आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि जब इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस इतना यकसुई से काम कर रही हैं, इतना ट्रेचरस बॉर्डर है, उस बॉर्डर से अगर कोई इंट्रूड करके फिर भी आ जाता है, जो कि पॉसिबल है, कोई दुनिया की कोई फौज लगा दे वो इस तरीके से 100% श्योरिटी के साथ प्लग नहीं कर सकती, इस तरह जी के नेचर है, बॉर्डर किसी का भी नहीं है। तो जब वो अंदर आ गए तो आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि ये पुलिस की चेक पोस्ट या पुलिस के लोग जो बीच में अमेलगमेट सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हुए होते हैं, वही तो मैं कहना चाह रहा था, बिल्कुल। इनको भी हमें रिसोर्सेज देने की जरूरत है, बहुत इनकी ज्यादा इक्विप कैपेसिटी करने की बिल्डिंग करने की जरूरत है। जरूरत है, जी बिल्कुल ठीक। इक्विप करने की जरूरत है। अगर यही पुलिस का थाना, अगर वहां पर इनके कंस्ट्रक्शन या कंक्रीट का स्ट्रक्चर होता, सीसीटीवी कैमरे लगे होते, बिल्कुल। ऑलराउंड डिफेंस होता, तो देखे अटैक कर देना कोई बड़ी बात नहीं, अटैक्स होते हैं, तो जी फिर ये जवान पुलिस के उसको रिपल्स भी कर सकते थे, फिर बिल्कुल। उनको भी नुकसान होता। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं कि इनकी भी कैपेसिटी बिल्डिंग करने की जरूरत है। बहुत लंबे जहां तक अरसे का तल्लक है, 2 दहाइयों से तो हम ये जंग लड़ रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जंग को लंबा करके थका देंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं इस इलाके में बहुत देर तक रहा हूँ, जी मैंने यहाँ पर इनके खिलाफ जंग लड़ी हुई है लंबे अरसे तक। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ इंशाअल्लाह पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेज के अफसरों और जवानों को ये कभी भी नहीं थका सकते, कभी भी नहीं थका सकते, हमारी विल को ब्रेक नहीं कर सकते। हम बैटल हार्डन्ड हैं। अगर ये समझते हैं कि इससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज के जवान और अफसर थक जाएंगे, इनकी भूल है, हम इनको नहीं छोड़ेंगे जब तक या इंसान ना बन जाए या आखिरी दम तक, जब तक इंसाफ का कला कमा ना हो जाए। ये हमारा मुल्क है, इसके लिए हम हाजिर हैं, हमने इसकी हिफाजत करनी है। देयर शुड बी नो सेकंड ओपिनियन अबाउट इट। वेरी वेल सेड ब्रिगेडियर साहब। नाज़रीन यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। नाज़रीन गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर मारिया आपकी तरफ आता हूँ। डिमार्च किया पाकिस्तान ने, ज़ाहिर है बड़े सख्त अल्फाज में और बड़ा ज़ोर दे के अफ़गानिस्तान के जो नाज़िमुल अमूर थे उनको बुलाया और डिमार्च हैंड ओवर किया। कितना ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए? अफ़गानिस्तान को पता है, ब्रिगेडियर साहब की आपने गुफ्तगू सुनी, उनके डिप्लोमेटिक एरिया के अंदर भी पनाह मिली हुई है और ये ओपन सीक्रेट है, हिंदुस्तान की भी इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा है। आप पूरी सिचुएशन को कैसे देखती हैं? ये मामला कहाँ पे एंड होगा? देखिए जी, मामला एंड तो हो जाएगा आई थिंक, और पहले भी होता रहा है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम और द लास्ट टाइम जी जहाँ पर पाकिस्तान ने एंगेज किया है अक्रॉस द बॉर्डर किसी भी स्टेट के साथ। जी लेकिन यहाँ पे जो ये चीज़ समझनी ज़रूरी है वो ये है कि पाकिस्तान हैज़ नेवर बीन द फर्स्ट टू इनिशिएट एग्रेशन। जी पाकिस्तान ने हमेशा डिफेंस पे की बेसिस के ऊपर अपना डिफेंस करते हुए जो है वो अग्रेशन को रोकने की कोशिश की है। और ये जी आई थिंक अभी जो बुनियादुल मरसूस जो मनाया भी जा रहा था 9 मई की हैसियत से और सारा कुछ, वो इस बात की सबसे बड़ी गारंटी थी। और उसने शायद पूरी दुनिया में पहली दफ़ा शायद पर्सपेक्टिव चेंज भी हुआ है, पाकिस्तान की फेवर में भी आया है। जी और अभी जो पाकिस्तान का किरदार है ईरान और यूएस के दरमियान के माबैन जो निगोशिएशंस हैं और जो मीडिएशन की कोशिशें चल रही हैं, वो उसकी एक और बड़ी गारंटी है। और बल्कि अब तो दुनिया पाकिस्तान की तरफ बड़े पॉजिटिव तरीके से देखती है कि ये एक ऐसा प्लेयर है, की प्लेयर है, जो कि न्यूक्लियर पावर भी है। और जो आइसोलेट करने की हमें पूरी भरपूर कोशिश की गई भारत की तरफ से, वो बुरे तरीके से फेल भी हुई है, बुनियादुल मरसूस की सूरत में भी सामने आई। और फिर अभी भी ये जो अभी रीसेंट हमले हुए हैं, इससे पहले भी कुछ हुए और अभी जो अनफॉर्चुनेट बन्नू में भी हुआ, और जो बलूचिस्तान का भी आपने जिक्र किया, जी ये पहले और आखिरी दफ़ा नहीं है। ये बात हमें समझ लेनी चाहिए कि ये जब तक हमारा इंडिया के साथ चलेगा ये सिलसिला, क्योंकि वहाँ पे जो रजीम है उसको समझने की ज़रूरत है
वो जो रजीम है वो एक्सट्रीमिज़म के उसकी बुनियाद पे सारा चला रही है अपना सिस्टम। उनकी जो इलेक्शन की कैंपेन्स भी हैं वो भी एंटाई पाकिस्तान, और कश्मीर के अंदर जो उनका वायलेंस है उसकी बेसिस के ऊपर दे गेट इलेक्टेड। तो ये बात समझने की ज़रूरत है कि जब तक ये रजीम इंडिया में चलेगी तब तक हमारा ये सिलसिला भी कंटिन्यू होगा इंडिया के साथ। और अब चूंकि पाकिस्तान काफ़ी सेंटर में पे आ चुका है इन इन द इंटरनेशनल अफेयर्स, जी तो वो उनकी तरफ से जाहिर है हमें टार्निश करने की और हमारे किरदार को टार्निश करने की एक कोशिश जारी रहेगी। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइजेशन की टेक्निक नहीं है, ये बल्कि पाकिस्तान को इतना ज़्यादा डिस्टेबलाइज और इंगेज रखने की कोशिश है ताकि इंडिया का जो रेलेवेंस है दुनिया में या वर्ल्ड स्टेज पे वो भी किसी तरीके से वापस आ सके। जी तो बहरहाल ये उनके टैक्टिक्स रहे हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब ने बात की है कि ट्रेनिंग होनी चाहिए, उससे मैं बिल्कुल अग्री करती हूँ। ट्रेनिंग बिल्कुल होनी चाहिए, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए। इसके अलावा मुझे लगता है कि अब हमें पाकिस्तान पॉजिटिव प्रोपेगेंडा बहुत अच्छा कर लेता है, लेकिन अ, हम प्रोपेगेंडा के बहुत बड़े माहिर नहीं हैं। जी और आजकल की जितनी भी वॉरफेयर टेक्निक्स हैं उसमें अगर आप देखें तो इवन फॉरेन पॉलिसी के अंदर भी और वॉरफेयर में भी जी दोनों के अंदर प्रोपेगेंडा इज़ अ वेरी बिग फैक्टर नाउ। जी क्योंकि सोशल मीडिया का दौर है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का दौर है, तो हमें थोड़ा उस तरफ भी इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है। अभी मैं कल आज ही बल्कि देख रही थी कि जो इंडिया की एक मूवी आई और उसके ऊपर बहुत धुरंधर के नाम से उन्होंने बड़ा नेगेटिव प्रोपेगेंडा किया हुआ है जी उसके अंदर। उसके मुकाबले में हमने एक मूवी बनाई और वो बड़े बुरे तरीके से पिटी है पाकिस्तान के अंदर भी। तो जी आप थोड़ा सा प्रोपेगेंडा को एनहांस करें, आप भी उसको सिर्फ इस बात पे कोई शक नहीं है, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस आर मोर देन केपेबल, जी और ये रिपल्स भी करेंगी और करती आई जी हैं 20 बिल्कुल। साल कोई जंग भी। के फ्रंट्स जो हैं वो एक्सटेंड हो गए हैं। अब बड़ी आपने मुनासिब तरफ इशारा किया कि ज़ाहिर है इट इज़ नॉट जस्ट कन्फाइंड टू द काइनेटिक फ्रंट, और प्रोपेगेंडा का भी और इस तरह के बाकी फ्रंट्स भी जो हैं उनको भी जहन में रखना चाहिए। प्लीज़ आप इसके ऊपर अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर मैं ब्रिगेडियर साहब के पास चलता हूँ और इसी पे कमेंट लेता हूँ उनसे। मेरी बस ये मेरी राय ये है कि हमें काइनेटिक फ्रंट से अब हट के दूसरी तरफ भी जाने की कोशिश करनी चाहिए, जी क्योंकि हम फिजिकली जितना हम कर सकते थे हमने किया है, और 20 साल बहुत अरसा होता है। जी पाकिस्तान हैज़ शोड द वर्ल्ड कि हम यहाँ पर ठहरने के लिए आए हैं और हमें हटाना या मिटाना इतना आसान नहीं है, जी और इट विल कंटिन्यू टू हैपन इंशाल्लाह। बिल्कुल। जी ब्रिगेडियर साहब, आपने डॉक्टर साहिबा की गुफ्तगू सुनी। वो उन शी इज़ ऑफ द व्यू के काइनेटिक फ्रंट जो है वो काफ़ी अरसे चल चुका। अब दूसरे फ्रंट्स को भी जो वॉरफेयर की मॉडर्न टेक्निक्स हैं, यानी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इसकी तरफ भी पाकिस्तान को इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे ज़ाती तौर पे तो मैं एग्री करता हूँ, लेकिन काइनेटिक फ्रंट बंद कर देना पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं मेरे ख़्याल में वो थोड़े से फ़र्क हैं, और ज़ाहिर है आपकी राय लेना चाहूँगा इसके ऊपर। और दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नैरेटिव तो फॉर्चुनेटली हमारी इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं है। इन्होंने ठीक आइडेंटिफाई किया प्रोपेगेंडा वॉरफेयर में या बाकी जगहों पे ये फिल्में बनाने या इस तरह, लेकिन नैरेटिव हमारा चल रहा है, लोग बात हमारी सुन रहे हैं। आप कैसे देखते हैं पूरी सिचुएशन को, इस पर प्लीज़ कमेंट करें। जी, अभी चूंकि दुनिया में हमारी लोग बात सुन रहे हैं, इस वक्त हम काफ़ी रेलेवेंट हैं। दुनिया हमारी बात भी सुनती है, अहमियत भी देती है, जो बिलखसूस हमने सफारती सतह पर, सफारती महाज पर इतनी कामयाबी हासिल की। ईरान और अमेरिका को मुज़ाकरात की मेज़ पे बिठाया, जंग बंदी कराई, जंग बंदी अभी भी चल रही है, इट्स होल्डिंग ऑन। उसके बाद आपके पास इत्तेफाक करता हूँ, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए। काइनेटिक ऑपरेशन तो चलने ही चलने हैं, इसके अलावा तो चारा नहीं है। लेकिन काइनेटिक ऑपरेशंस के साथ ये दूसरी जो फॉर्म्स ऑफ वॉरफेयर हैं, इसमें जैसे आपने फरमाया, इसमें प्रोपेगेंडा वॉरफेयर है, जी इसमें साइबर वॉरफेयर जी है, इसमें हमारी साथ ही साथ जो साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है, इसमें फोर्थ फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है, ये सारी मीडिया वॉरफेयर है। ये अभी बड़े इंपॉर्टेंट टूल्स हैं, इन्हीं को तो कहते हैं ऑल डोमेन्स ऑफ वॉरफेयर। बिल्कुल। और इनका इफेक्टिव होना बहुत जरूरी है। डॉक्टर साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। जी इन पे तवज्जो देने की जरूरत है। लोग परसेप्शन बनाते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, उस परसेप्शन के ऊपर आप ऑन ग्राउंड जो मर्जी करते चले जाएं, अगर आपकी परसेप्शन उसके मुताबिक नहीं है तो लोग एक्नॉलेज नहीं करते, मुल्क के अंदर एक्नॉलेज नहीं करते, बाहर तो दूर की बात है। इन कामयाबियों को हमें कैश कराना चाहिए। बिल्कुल। साइकोलॉजिकल वॉरफेयर बहुत जरूरी है। बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ। ये जो मूवीज वगैरह बनाते हैं या बहुत सारे तरीके हैं साइकोलॉजिकल और प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, इसमें हमें
इन्वेस्ट करने की ज़रूरत भी है, काम करने की ज़रूरत भी है और बड़ा सीरियसली इस पे काम करने की ज़रूरत है। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते, हमारे पास जी टैलेंट भी है, लोग मौजूद हैं, सिर्फ उनको आपने सपोर्ट करना है, उनको अपॉर्चुनिटी देनी है, क्योंकि इसमें थोड़ा-सा आई पर्सनली फील अभी भी हम उतना आगे नहीं गए जितना हमें जाना चाहिए, जाने तो हम कुर्बान कर रहे हैं, लेकिन जी ये जो दूसरी वॉरफेयर है, आज से देखें आप सेकंड वर्ल्ड वॉर में जर्मन्स ने जो बिल्कुल इनिशियल कामयाबी हासिल की वो इसी बिल्कुल साइकोलॉजिकल वॉरफेयर की वजह से गूगल ने हासिल की थी। जी और बिल्कुल उन्होंने जर्मनी कहाँ से इंट्रोड्यूस कहाँ करवाया पहुंच था जी, गया। बिल्कुल बड़ा आपने जी जी। मुनासिब तो रेफरेंस वो दिया जी। तो आज से देखें अगर 80 साल पहले अगर ये इफेक्टिव थी तो दुनिया तो अभी तो टूल्स बहुत आ गए हैं, जी सोशल मीडिया है, इस पे अब झूठ को सच और सच को झूठ, फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। न जी सिर्फ हमें इस साइकोलॉजिकल और इस वॉरफेयर में खुद को बहुत अच्छा बेहतर करना है, बल्कि एनिमी के इस इन चीजों को काउंटर भी करना है, उनको काउंटर करना भी उतना ही जरूरी है। बट काउंटर अब तब कब कर सकते हैं जब आप खुद इसमें काफी हद तक एक्सपर्टीज आपकी बेहतर हो जाए। आई एग्री, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट इट। कर्नाटिक ऑपरेशन में बहुत अच्छे हैं, हम कर रहे हैं, करते रहेंगे, बड़ी चीजें साइड बाय साइड चलनी है, एक को दूसरे के ऊपर प्रेफरेंस नहीं दी जा सकती, जी साथ साथ चलेंगी तो फिर एक ओवरऑल आपका एक्यूमुलेटेड इफेक्ट होगा, तो तभी आप वो अचीव कर सकेंगे जो आप करना चाहते हैं। बिल्कुल हमारे साथ ही रहिएगा नाजरीन। यहाँ वक्त हो गया एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक पे वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस दूसरे हिस्से में बात करेंगे यूएस और ईरान की एस्केलेशन की। कुछ नई खबरें आई हैं जिसके ऊपर ईरान की जो तजवीज़ थी उस पर अमेरिका ने कुछ ख़ास अच्छा रिस्पांस नहीं दिया और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनको ईरान की तजवीज़ कबूल नहीं। इस पर बात करते हैं, डॉक्टर मारिया की तरफ चलते हैं। डॉक्टर मारिया, फिर से एस्केलेशन लगता है कि बढ़ रही है। खैर ख़त्म तो कभी भी नहीं हुई थी, लेकिन एक सीसॉ इफ़ेक्ट था। कुछ अच्छी स्टेटमेंट्स आती थी, कुछ पाकिस्तान न्यूट्रलाइज कर देता था, डिफ्यूज़ कर देता था बढ़ती हुई या एस्केलेट करती हुई सिचुएशन को, और उसके बाद ये दोनों ही मुल्क तवातर के साथ एक दूसरे के ख़िलाफ़ स्टेटमेंट्स दे के दोबारा एस्केलेशन बढ़ाते चले गए। ज़ाहिर है बड़ी अपोजिंग आइडियोलॉजीज़ हैं और बड़े पोल्स अपार्ट इनके एजेंडाज़ हैं। आप कैसे देखती हैं इस टाइम पे सिचुएशन को? ये एस्केलेशन टेम्परेरी होगी या आपको लगता है कि जंग दोबारा शुरू हो जाएगी? जी आई थिंक ये तो चलता रहेगा कुछ अरसे। ये जो सीसॉ वाली सिचुएशन है ये तब तक चलती रहेगी जब तक इनके दरमियान में कोई मुआहदा नहीं होता। जी लेकिन मुआहदा अभी कोई बहुत जल्द मुझे होता हुआ नज़र इसलिए नहीं आ रहा कि ईरान के पास इस वक्त कुछ लूज करने को नहीं है। उन्होंने अपना सब कुछ जो है वो दाव पे लगाया हुआ है और पहले जी से लगा हुआ है उनका दाव पे। एक्चुअली पिछले बहुत सालों से उनके ऊपर जो सैंक्शन हैं 80s से ऑनवर्ड्स वो उसको भी फेस कर रहे हैं। उनका जो जोहरी प्रोग्राम है वो भी अफेक्टेड रहा है बहुत अरसा। इट वाज अ वेरी सेल्फ रिलायंट काइंड ऑफ अ सिचुएशन फॉर ईरान। तो उनके पास कुछ ज़्यादा खोने को है नहीं यहाँ पर। जी जो उनकी लीडरशिप थी दे हैव ऑलरेडी लॉस्ट दैट शुरू में ही जो इनिशियल डेज थे। अब तो ये 70+ डेज हो गए हैं इस कॉन्फ्लिक्ट को, और इसमें ईरान ने तो अपनी वो जो सारे जिन्हें जिसे कहते हैं ना कि पत्ते वो दिखा दिए हैं, और मेरा नहीं ख्याल कि वो इस चीज़ से पीछे हटेंगे। दूसरी जानिब लेकिन ये इम्पोर्टेंट बात है कि इंसान को ये सोचना भी चाहिए और देखना भी चाहिए एज एनालिस्ट एंड स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स कि यूएस दूसरी साइड पे ज़रूर ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट या उसकी जो पहले उसकी पोजीशन थी वो ज़रूर बनिस्बत पहले के थोड़ी वीक हुई होगी, लेकिन इट स्टिल इज द सोल पावर। और उसका पीछे हटना किसी भी तौर पे प्रैक्टिकल है ही नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि यूएस कभी भी पीछे हटेगा, और ना ही कोई इतनी बड़ी पावर पीछे हटती है। इट्स नॉट एज पर द रूल बुक ऑफ जी जो आपकी वॉरफेयर है या जो भी आपकी जो गेम है, जो स्ट्रेटेजिक गेम है। बिल्कुल इसमें मैक्सिमम ये हो सकता है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो क्राइसिस चल रहा है वो किसी हद तक रिजॉल्व हो जाए, वहां पर कुछ टर्म्स तय पा जाएं दोनों कंट्रीज के दरमियान। बाकी के जो उस पे इश्यूज हैं, जैसे ईरान ने पहले शुरू में भी 10 पॉइंट्स दिए थे, अभी भी मोर और लेस वही पॉइंट्स हैं कि न्यूक्लियर प्रोग्राम इंडिपेंडेंट हो उनका, सैंक्शंस हटा दी जाएं, फ्यूचर जो उनके खिलाफ हमले हैं उनको किसी तरीके से अश्योर किया जाए कि वो नहीं होंगे, उनके ऊपर भी उनके एलाइज के ऊपर भी।
तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनके ऊपर मुझे नहीं लगता कि कोई खातिर ख्वाह दोनों के दरमियान मुआहदा होगा। बट चूंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज सिर्फ और सिर्फ ईरान और यूएस के दरमियान नहीं है, इट इज़ अबाउट एवरीवन एल्स। जो जी भी पूरी दुनिया के अंदर इसका इम्पैक्ट आ गया, आपको पता है ट्रम्प के बयान के फ़ौरन बाद ही उसकी जो ऑयल की प्राइसेस हैं पर बैरल वो इंक्रीज़ कर गई हैं। तो मुझे लगता है कि ये वो इशू है जिसमें अगले कोई 2 या 3 महीने के अंदर शायद उसके अंदर कोई ना कोई आपको खातिर ख्वाह अंडरस्टैंडिंग नज़र आए और दोबारा ये टेबल पर आए और बातचीत करें। बातचीत तो खैर पहले भी होगी और अभी जी भी हो रही है। बैक चैनल जो डिप्लोमेसी है वो चल रही है मुसलसल, वो बंद नहीं हुई और वो चलती रहेगी। लेकिन मुआहदे की हद तक जहाँ पर इनके जो टॉप लीडरशिप है उनका मिलना बैठना जो है, मुझे लगता है कि अगले 2 या 3 महीने के अंदर दिस क्राइसिस विल नीड टू बी डाइवर्टेड और पीसफुल उसकी कोई रेजोल्यूशन ज़रूर निकलेगी। बिल्कुल। कॉमडोर वजी, आपकी तरफ आता हूँ। ये फरमाएं कि आपने डॉक्टर साहिबा की का एनालिसिस सुना। यूके और फ्रांस ने भी कुछ एक जॉइंट फैसला किया है और यूके ने अपना एक डिस्ट्रॉयर भी गालिबन ड्रैगन नाम का उन्होंने फ़ैसला किया है कि यूएस की जितनी भी फ़्लीट है उसके साथ जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के अंदर मामला हल करवाने के लिए। ईरान ने इसके ऊपर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और बड़े सख्त अल्फाज में इसको कंडेम किया है। तो ज़ाहिर है यूरोप का भी तेल का मामला है, उनको तेल पहले उन्होंने डिप्लोमेसी और अच्छी स्टेटमेंट्स दे के अपना मामला ईरान के साथ हल करने की कोशिश की, नहीं हो सका। अब मेरे ख्याल में वो मीन्स चेंज करके काइनेटिक फ्रंट को या उस ऑप्शन को या उन मीन्स को इस्तेमाल करना चाहते हैं। आप कैसे देखते हैं और इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं आप? बहुत शुक्रिया आपका मुझे अपनी शो में इन्वाइट करने के लिए। देखें जी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक अनलाइक मैनी अदर स्ट्रेट्स ऑफ द वर्ल्ड है जी, क्योंकि ये एक, आप इसको समझ लें कि ये बंद गली है। अगर मैं इसको आप पे नाजरीन के लिए सिंपल लैंग्वेज में बयान करूँ, इसका एंट्री और एग्जिट पॉइंट सिर्फ एक ही है जी, और वो बेसिकली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है। ये रास्ता देता है पर्शियन गल्फ को या अरेबियन गल्फ को, बिल्कुल ठीक। और वो आगे तकरीबन आप समझ लें 900 से 1000 किलोमीटर लंबे आगे पानी की पट्टी है और जिसके दरमियान जो उसकी विड्थ है वो बहुत कम विड्थ। जी अच्छा, इसके अंदर सिचुएशन ये है कि उसकी एक साइड के ऊपर कंप्लीटली ईरान का बॉर्डर है। जी इसकी वजह से मेरा ये असेसमेंट है कि दुनिया की किसी भी बड़ी से बड़ी नेवी के लिए उधर अपने बड़े शिप्स लाकर उसको स्ट्रेट को खुलवाना एक बड़ा जान जोखिम का काम है। बिकॉज उसमें अगर कैपिटल शिप्स करीब आएंगे या बड़े शिप्स करीब आएंगे तो उनको बहुत बड़ा खतरा लाहक हो जाएगा कि जो ईरान की एसिमेट्रिक वॉरफेयर है उसके अंदर थ्रेट आने का। बिल्कुल ठीक। इसकी वजह से ये जितनी बात हो जाए, जब तक इनके पास वेस्टर्न कंट्रीज के पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी नहीं होगी कि ये जो ईरान का बॉर्डर है, कोस्ट है, उस कोस्ट के अंदर तक वो कोई अपना ऐसा मैकेनिज्म इन्फोर्स ना करें, तब तक मुझे लगता है ये या तो बहुत रिस्की अफेयर होगा। इसके लिए या तो उनको रिस्क लेके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास सर्टेन लॉसेस हो भी जाए तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, जी, या उनको बहुत ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ आना पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा ओवरवेलमिंग फोर्स के साथ आएंगे तो फिर दोबारा रीजनल स्टेबिलिटी खतरे में आ जाएगी और बहुत से और जो इश्यूज हैं वो सामने ऊपर उठ जाएंगे। जी अब आगे बात, जो बात पहले चल रही थी, जो पीस डील है या पीस निगोशिएशन, बिल्कुल मैं जो डॉक्टर साहिबा बात कर रही थी उससे इस बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ईरान के पास लूज करने के लिए बहुत कुछ भी नहीं है, लेकिन एक है जो उन्होंने रेजिलियंस और अपनी स्ट्रेंथ गेन की है कि उन्होंने हार नहीं मानी। जी, वो हार जो उन्होंने मैदान जंग में नहीं मानी, मैं ये बार बार कहता आ रहा हूँ कि वो टेबल के ऊपर हारना नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन अमेरिका जो है, जो वो जीत मैदान जंग में हासिल नहीं कर सका, वो कोशिश कर रहा है कि वो जीत टेबल के ऊपर हासिल कर ले, जी, क्योंकि उसके पास उसकी ईगो एट स्टेक है। उसके पास जो उसका भरम था एज द सोल सुपर पावर, जी, जिसके ऊपर तो बहुत से क्वेश्चन और फुल स्टॉप लग चुके हैं, उसके ऊपर वो एट स्टेक है। और जो पॉलिटिकल कैरियर है प्रेसिडेंट ट्रम्प का और रिपब्लिकन पार्टी का, जी, वो अगर आप देखें कि नवंबर में जो मिड टर्म आ रहे हैं इलेक्शन, उसके ऊपर भी एट स्टेक है। बिकॉज अगर उनकी जो मेजॉरिटी है वो हाउस में अगर वो लूज करते हैं
तो फिर उनके ऊपर और बड़े इश्यूज आ जाएंगे, जैसे वो एप्स्टीन केस के अंदर मामला चल रहे हैं। एक तो ये बात है कि उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर है। अगर आपको याद हो, प्रेसिडेंट क्लिंटन लॉन्ग टाइम अगो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की थी कि इट्स ऑल अबाउट द इकोनॉमी। जी। तो है सारा पैसे का मामला। अब जो दुनिया में अगर हम कहें मेजर पावर्स, 3 मेजर पावर्स जिनकी बात करते हैं, एक अमेरिका, एक चाइना और एक रशिया। बिल्कुल। रशिया ने 5 साल पहले तकरीबन या 4 साल पहले यूक्रेन के ऊपर उनका एक्टिविटी स्टार्ट हुई, वो कंटिन्यू कर रही है। अब उसके ऊपर जनरली लोगों का ध्यान उतना नहीं भी जाता, लेकिन यूरोपियन यूनियन ने जो इस साल शुरू में फैसला किया था कि वो यूरोप से आहिस्ता आहिस्ता एनर्जी अपनी डिमांड कम करते जाएंगे, अब वो दोबारा क्वेश्चनेबल हो गई है क्योंकि उन्होंने एनर्जी डिमांड लेनी है। ये वाला खत्ता जो है, जिस मिडल ईस्ट वाला खत्ता और ईरान, ये थोड़ा सा, और चूंकि इधर इसराइल भी है जो अपनी वो जो लास्ट ईयर उन्होंने ऐलान किया था कि वो सुपर स्पार्टन डॉक्ट्रिन के ऊपर चलेंगे, जिसमें अबाउट $4.1 बिलियन का सप्लीमेंट करेंगे इन देयर डिफेंस बजट फॉर नेक्स्ट 4 to 5 years, जिसमें कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ रेडीनेस और कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट में वो रहेंगे जी, जिसकी वजह से लग ये रहा है कि हालात ये जो खित्ता है ये अमेरिका के बहुत करीब है। अब अमेरिकी प्रेसिडेंट ने आगे जाना है, अगले 4 दिनों में उन्होंने चाइना से मिलना है और चाइनीज प्रेसिडेंट से मिलना है। चाइना के पास अपना एक खित्ता है ताइवान, जो उनके बहुत नेशनल इंटरेस्ट से करीब है जी। तो एक ये भी ऐसा हो सकता है कि ये आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए और मामलात ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे। अपेरेंटली तो ये लग रहा है कि नवंबर तक, जो जब तक सिचुएशन क्लियर नहीं होती अबाउट द मिड टर्म इलेक्शंस, जी, कुछ इश्यूज रहेंगे क्योंकि सीज फायर भी है, ब्लॉकेड भी है। ब्लॉकेड जो है वो इज एन एक्ट ऑफ वॉर बिल्कुल बाय द स्टैंडर्ड। तो वो ये है कि इट्स मोर अबाउट द रेटरिक नाउ, कि वो किसी तरह जो रेटरिक करके, उधर उन्होंने कह रहे हैं कि हमारी जंग खत्म हो गई भी है। कांग्रेस में जो उनके चीफ सेक्रेटरी उन्होंने कहा कि जंग खत्म हो गई है। इन्होंने कह दिया कि जी हम सीज फायर को मान नहीं रहे, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो परहैप्स बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड वो ट्रांजैक्शनल डील के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मुझे ये लग रहा है कि चूंकि वो ट्रांजैक्शनल डील के ऊपर बिलीव कर रहे हैं तो वो सॉर्ट ऑफ एक डील बार्गेन करना चाह रहे हैं। ईरान जो है वो पॉइंट बाय पॉइंट बात कर रहा है कि जी पहले इसके ऊपर बात करें, बिकॉज दोनों में ट्रस्ट डेफिसिट है। बिल्कुल। पाकिस्तान अपनी कंप्लीट एफर्ट कर रहा है कि वो ट्रस्ट को जो है डेफिसिट को कम करके उनको एक टेबल पे बिठाएं, लेकिन अल्टीमेटली जो डील है वो तो दोनों कंट्रीज ने करनी है। बिल्कुल। एक लास्ट पॉइंट, अब ये जो चाइना जा रहे हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ मुज़ाकरात का जो फाइनल डील सेट करने जी, उसमें बड़ा अहम है कि क्या दोनों जो अब सॉर्ट ऑफ में एक दूसरे को कैसे बैलेंस आउट करते हैं, हाउ डू दे प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट एंड हाउ डू दे गिव एंड टेक, उन दोनों के दरमियान क्या होता है। बिल्कुल। वेस्टर्न मीडिया तो ये कह रहा है कि जी उधर जाएंगे तो वो चाइना के ऊपर इन्फ्लुएंस करेंगे, परसुएट करेंगे कि वो ईरान को इन्फ्लुएंस करे, लेकिन अमेरिका के जितने एक्शंस हैं इस साल में, स्टार्टिंग फ्रॉम वेनेजुएला, वो उधर से अराउंड 75-80% तेल जो है वो चाइना को जाता था जी। इधर जो है ईरान वाला एक्शन जो है, ईरान से अराउंड 85-90% तेल जो है वो एक्सपोर्ट होता था चाइना को जी। तो अब सिचुएशन जो है ना वो थोड़ी सी टेंस है और ऐसी है कि आप किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। इट्स काइंड ऑफ अ वेरी वॉलेटाइल सिचुएशन। बिल्कुल, आपका पॉइंट आ गया। डॉक्टर मारिया, ये फरमाएं कि जाहिर है बड़ा इम्पोर्टेंट विजिट होगा प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप का, जो चाइना का अपकमिंग विजिट आ रहा है, तो इस विज़िट के बाद आप कैसे देखती हैं, इसके अंदर क्या आपको लगता है कि अचीव करेगा अमेरिका? क्योंकि जो जैसे कॉमोडोर साहब ने फरमाया, एक्शंस जो हैं वो तो सारे के सारे इनके एंटी चाइना ही लगे। वेनेजुएलन ऑयल पे कब्ज़े से भी चाइना को ही नुकसान हुआ, और ये जो ईरान के साथ जंग शुरू हुई इससे भी चाइना को काफ़ी नुकसान हुआ, और ज़ाहिर है उसका जो बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट है वो उसके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। तो इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? और यूएस सीरियसनेस टू एंड दिस वॉर, उनके स्टेटमेंट्स जो हैं वो मैच नहीं करते जो सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्टेटमेंट्स हैं। खैर उसकी और भी बहुत सारी वजूहात हैं। आप कैसे देखती हैं सारी सिचुएशन को?
थैंक यू जी। देखिए, ये जो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की जो बातें हैं और एक्शंस और उनके जो वर्ड्स हैं वो मैच नहीं करते, उसमें तो उनका अपना जो ज़ाती उनकी पर्सनालिटी है उसका भी एक बड़ा किरदार है। जी इसके अलावा जो चीज़, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी जब पढ़ाते हैं तो उसके अंदर जो बिहेवियरल थ्योरी है, जी उसके अंदर एक बहुत अहम जो चीज़ हम उसके अंदर पढ़ाने की कोशिश करते हैं वो यही होती है कि इंडिविजुअल्स की जो पर्सनालिटीज़ हैं वो किस तरीके से अफेक्ट कर सकती हैं फॉरेन पॉलिसी डिसीजंस को। जी अब मसला ये है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो पर्सनालिटी है वो अपनी एक साइड पर, लेकिन उनका जो जिस सिस्टम के अंदर वो ऑपरेट करते हैं वो बहुत डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। वो ठीक है या बुरा है वो एक अलग डिबेट है, लेकिन अगर आप उसको देखें तो उसके अंदर पब्लिक की जो इन्वॉल्वमेंट है और जो जो डिसीजन मेकिंग है वो इतना क्लियर नहीं होता जितना हमें लगता है कि मतलब ये प्रेसिडेंट ट्रम्प का डिसीजन है, इस तरह नहीं होता। इट 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 इज टेकन आफ्टर अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस, ये पूरा जी प्रोसेस होता है। जी और ये पहले भी मैं एक दफ़ा बात कर रही थी किसी के थ्रू के जो फॉरेन पॉलिसी डिसीजन मेकिंग है स्पेशली इन कंट्री सच एज यूएस, वहां पे ये डिसीजन 15-20 साल पहले ले लिए गए होते हैं कि हमने कब क्या कैसे करना है। हाँ, उसके आप मीन्स चेंज करते रहते हैं लेकिन उनके फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स बहुत क्लियर होते हैं। तो ये आज से 20 या 25 साल बाद जब इनके डॉक्यूमेंट्स डिक्लासिफाइड होंगे तब हमें पता चलेगा कि ओ ओके, ये तो ईरान के ऊपर ये सारा कुछ करना और ये चढ़ाई शायद किसी एक उसका एलिमेंट था या उसका पार्ट था इनकी जी स्ट्रेटजी का। अब उसके अंदर ये बात ज़रूर जहन में रखें कि अपने एलाय जो उनका है इसराइल, उसके इंटरेस्ट को वो सुप्रीम रखेंगे हमेशा। और ऑन द अदर हैंड चाइना विल आल्सो कीप इट्स इंटरेस्ट वेरी सुप्रीम। दोनों के अंदर अपना जो उनका इंटरनल जो सिस्टम है वो बहुत मुख्तलिफ है चाइना का और यूएस का। जी यूएस की जो लीडरशिप है इस वक्त वो बाउंड होगी, जैसे सर ने फरमाया कि उनके इलेक्शंस भी आ रहे हैं, मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, आगे फ्यूचर है ट्रम्प का फ्यूचर, तो एक साइड पे जो पूरी पार्टी का जो फ्यूचर एट स्टेक है जी वो आपको नजर आएगा कि अंदर भी कितना प्रोटेस्ट चल रहा है यूएस के अंदर। और अब जो फ्यूल की प्राइसेस, ये जो सारा कुछ बढ़ रहा है, ये सिर्फ चाइना और एशियन कंट्रीज को या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज को नहीं इम्पैक्ट करेगा, ये ओवरऑल पूरी दुनिया में कर रहा है। जी तो इसका पूरा प्रेशर जो है वो इस लीडरशिप के ऊपर है इस वक्त। चाइनीज लीडरशिप के ऊपर इतनी वो नहीं है रिस्ट्रिक्शन जितनी अमेरिकन लीडरशिप के ऊपर होंगी। सो मुझे लगता है कि इनको सूनर और लेटर दे विल हैव टू कम टू द टेबल। ऑल्दो कि जो चीज़ें मैंने पहले भी मेंशन की कि वो नॉन निगोशिएबल्स होंगे, वो अमेरिका के लिए फॉर श्योर नॉन नेगोशिएबल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम हो गया या इसके अलावा जो आपका जो सैंक्शंस का जो मामला है। जी इसके अलावा जितने भी पॉइंट्स हैं आई थिंक उसके ऊपर खातिर खा प्रोग्रेस होगी इन द कमिंग फ्यू मंथ्स। और चाइना की अगर आप फॉरेन पॉलिसी देखें तो ऑल्दो कि चाइना का जो इंटरनल सिस्टम है वो बहुत जी अथॉरिटेरियनिज्म उसके अंदर लगता है, लेकिन उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो काफ़ी डिफरेंट है एज कंपेयर टू अमेरिकन जो इनका इम्पीरियलिस्ट जो इनकी जो टेंडेंसीज हैं। जी और चाइना ने बल्कि बहुत कम जगहों पर अपने लिए महाज खड़े किए हैं इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री, स्ट्रिक्टली स्पीकिंग ऑफ मिलिट्री टर्म्स, इन मिलिट्री टर्म्स। तो जी मेरा नहीं ख्याल कि चाइना अभी भी कुछ उसके अंदर चेंज करेगा। उनका ज़रूर ऑब्वियसली डिप्लोमेसी उनकी बड़ी सटल है, वो बहुत ज़्यादा चीज़ें दे डोंट गिव अवे अ लॉट ऑफ थिंग्स, वो इन्फॉर्मेशन अपनी ज़्यादा नहीं देते। अभी तक चाइना का जो जितना भी न्यूक्लियर प्रोग्राम है या उनकी जो डिफेंस कैपेबिलिटीज़ हैं वो एक बहुत बड़ा उसके ऊपर उसको कहते हैं ना स्लीपिंग टाइगर है। जी और उसके अंदर ये भी आता है कि वो क्राउचिंग टाइगर क्या मतलब स्लीपिंग बेसिकली ड्रैगन है मुबहम जी है। जी जी, और वो स्लीपिंग ड्रैगन है जी बिल्कुल। और जी उसमें प्रॉब्लम ये होता है कि वो इसलिए नहीं अपना बहुत ज़्यादा एक्सपोज नहीं करते अपने आप को, बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया का यूज़ नहीं है उनका, बहुत ज़्यादा अपने आप को एक्सपोज किसी भी तरीके से वो नहीं करते। तो बिल्कुल जितनी कम इंफॉर्मेशन अवेलेबल है इस वक्त वो चाइना के ऊपर है, तो दे विल कीप इट स्टिल अंडर कवर्स। वो जाहिर है एक बिल्कुल एक उसको वेलकमिंग उस पर देखेंगे और करेंगे भी सही। आपने ये सवाल किया था कि अमेरिका की बिल्कुल सीरियसनेस ट्रम्प की उसमें तो मुझे नहीं लगती कि ही इज सीरियस, बट ऑब्वियसली कंपल्शंस हैं एज अ लीडर ऑफ द कंट्री एट द मोमेंट, उनकी अपनी कंपल्शंस हैं जी जो कि उनको फॉलो करनी पड़ेंगी और वो कर भी रहे हैं। अगर आप देखें तो उनके जो बयानात हैं उसमें इंतहाई अनऑर्थोडॉक्स किस्म के इंसान इस तरह हैं कि प्रॉपर
पॉलिटिशियन नहीं हैं, तो डू यू स्टिल सी दैट ही विल बी कंपेल्ड टू बी अ पार्ट ऑफ दैट अमेरिकन सिस्टम, जिसकी के ज़ाहिर इंटरनेशनल रिलेशंस में और एज अ स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स हमें आदत है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट हैज़ टू फॉलो अ सर्टन पाथ, और जैसे आपने R&D का भी जिक्र किया कि पहले से उनको पता होता है और उन्हें पूरी स्ट्रैटेजी बनाई होती है पूरी दुनिया के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों की कि कब कहाँ पे क्या करना है, और मीन्स कभी चेंज हो जाती हैं लेकिन स्ट्रैटेजी उनकी मोर और लेस वही रहती है, एंड टाइमिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम. बट डू यू सी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बीइंग अ पार्ट ऑफ दैट चेन ऑफ ट्रेडिशनल पॉलिटिशियंस विच ही इज़ नॉट? तो आपको लगता है कि कहीं वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल आउट ऑफ द वे जाके भी कर लेते हैं? आउट ऑफ द वे मुझे तो उनकी जो अथॉरिटी का इस्तेमाल है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स तक ही महदूद नज़र आता है. इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता कि वो कुछ ज़्यादा कर सके हैं. जी. जो उनके जो बयानात हैं जो कि बिल्कुल कंट्रोल नहीं होते, एंड विच इज़ ऑफ कोर्स नॉट वर्दी ऑफ द पोजीशन दैट ही इज़ एट, जी. वहाँ पर मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अनऑर्थोडॉक्स यूज़ कर रहे हैं पावर का. बट इसके अलावा मुझे नहीं लगता. बाकी तमाम चीज़ें जो हैं मुझे नहीं लगता कि ट्रम्प की हद तक ही महदूद हैं. आई थिंक इसके अंदर पूरा उनका सिस्टम इन्वॉल्व है और उसमें बड़े इख्तलाफात होते होंगे पसे पर्दा. आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट. लेकिन सामने जो उनकी पॉलिसी आती है एज एन एक्शन, वो मुझे लगता है. डॉक्टर साहब इधर एक सवाल बड़ा ज़रूरी हो गया है, वो फिर ये बताएं कि अगर डेफिनेटली आपका व्यू है, बड़ा आपने एक तज्ज़िया ज़बरदस्त दिया है, लेकिन फिर जैरेड कुशनर को और स्टीव विटकॉफ को क्यों नहीं चेंज कर लेते इफ़ एट ऑल देयर इज़ अ सेटअप एंड सिस्टम बिहाइंड एवरीथिंग दैट अमेरिका डज? तो फिर वो क्यों नहीं ये कर लेते कि किसी पॉलिटिशियन को भेज दें और उस रियल एस्टेट के जो एक्सपर्ट बंदे हैं, जो एक तो गोल्फ पार्टनर हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप के, और फिर उसके बाद रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्टर हैं, और दूसरे जो उनके दामाद हैं वो भी जो सऊदी एक $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है उस पर चल रहे हैं. तो फिर अमेरिकन जो आप जैसे फरमा रही हैं कि जो सिस्टम है वो फिर साथ कोई ऐसा बंदा भी भेज दे नेगोशिएशन के लिए जो कम से कम वेल वर्स्ड हो अबाउट द न्यूक्लियर प्रोग्राम ऑफ ईरान एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. क्या कहेंगी आप? देखिए, आपने खुद ही मेरा हाल जवाब दे दिया. इसमें पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है कि जो अमेरिकन सिस्टम को जब हम पढ़ाते हैं तो उसमें कहा जाता है कि जो सबसे पावरफुल शख्स है इस दुनिया में वो अमेरिकन सदर है, और जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि जिसको सबसे ज़्यादा जवाबदेही भी करनी पड़ती है वो भी अमेरिकन प्रेसिडेंट है. जी. सो ये एक डिलेमा है जिसको समझने के लिए पूरी प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसको समझना बहुत ज़रूरी है. जी. इसके साथ साथ जहाँ आप कह रहे हैं कि ये दो लोगों को चेंज करके किसी बड़े वेलवर्स्ड इंसान को नहीं भेजा जाता, ये सिर्फ फेसेस हैं आपके, जैसे ट्रम्प साहब फेस हैं जी अमेरिकन प्रेसिडेंसी के. इसके पीछे पूरा एक जो उनके साथ जो जितना भी वफद आता होगा वो तो ऑब्वियस सी बात है, हमें ना नज़र आता है, ना हम उसको समझते हैं और ना ही हम उनको जानते हैं, बिकॉज इट्स अ लॉट ऑफ इट्स एन होल ग्रुप ऑफ पीपल. और ये सिर्फ अमेरिका तक महदूद नहीं है, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में भी यही होता है. सिर्फ आपके जो फॉरेन डिफेंस मिनिस्टर है, फॉरेन मिनिस्टर या डिफेंस मिनिस्टर हैं, वही आपकी पॉलिसी को नहीं देख रहे. आपके जो फील्ड पूरा सिस्टम है इसके पीछे. बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल. तो सिमिलरली अमेरिकन सिस्टम भी इसी तरह है. बिल्कुल आपका पॉइंट आ गया. मैं लास्ट कमेंट ले लेता हूँ कॉमोडोर साहब से. कॉमोडोर साहब इसी के ऊपर एक शॉर्ट सा कमेंट करें, फिर मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊँगा. बहुत शुक्रिया. देखिए, आज से कोई 10 साल पहले ये वाली डिस्कशन स्टार्ट हो गई थी कि दुनिया की सिचुएशन तकरीबन वही है जो कि तकरीबन 100 साल पहले थी वर्ल्ड वॉर 1 से पहले. जी. और अगर हम जब इंटरनेशनल रिलेशन की एज अ डिसिप्लिन हिस्ट्री देखते हैं तो ये 1919 में बना वर्ल्ड वॉर 1 के बाद. जी. जबकि इसका मकसद जो बताया गया वो ये था कि दुनिया में अमन कायम करना है. जी. लेकिन इसे पस से पर्दा जो इसकी क्रिटिक है वो लोग कहते हैं कि इसका मकसद ये था कि जो एम्पायर्स थे वो अपनी हेजेमनी मेंटेन कर सकें थ्रू रेटरिक ऑफ पीस. जी. इससे पहले जो वुडरो विल्सन साहब जो उस वक्त यूएस के प्रेसिडेंट थे, उनका काम ये था कि उन्होंने कहा कि जी डिप्लोमेसी जो है वो ओपन होनी चाहिए. इट शुड बी अबाउट पब्लिक, एवरीथिंग शुड बी ओपन टू पब्लिक. क्योंकि एम्पायर्स में जो डिप्लोमेसी थी वो जो एम्पायर्स के लोग होते थे, मतलब जो फैमिली मेंबर्स होते थे, वो आपस में नेगोशिएशंस कर लेते थे और बाहर पता नहीं चलता था क्या हो रहा है. जी. तो अभी 100 साल के बाद देखें तो तकरीबन ऐसे लगता है कि दुनिया वापस एक फेरा कंप्लीट करके दूसरी तरफ जा रही है. हैविंग सेड दैट,
जो डॉक्टर साहिबा ने बात की कि प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट पावरफुल पर्सन एंड ही इज द मोस्ट अकाउंटेबल पर्सन, ये है। लेकिन अकाउंटेबिलिटी आप समझ रहे हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो मुख्तलिफ तरीके हैं, जो सेफ्टी वेल्व होते हैं सिस्टम में, जो कि जो पर्सन इन पावर होता है उसको वो अपना जो जैसे वो करना चाह रहा होता है फॉर स्पेसिफिक टाइम फ्रेम वो करने देते हैं, फिर जब उसका रोल खत्म हो जाता है फिर कोई नई चीज़ आ जाती है जी। तो मेरे ख्याल में ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रहेगी, चलते रहेंगे, सेफ्टी वेल्व के थ्रू सिचुएशन ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन जो न्यू नॉर्मल एस्टेब्लिश हो गया है वो मुझे ऐसा लगता है ऐसे ही एस्टेब्लिश आएगा टिल द टाइम चाइना और यूएस में कोई डील स्ट्राइक ना हो जाए। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, आपका पॉइंट आ गया। हमने कोशिश की कि आपके सामने ये जो ईरान और यूएस की सिचुएशन है इसके ऊपर कुछ ऐसा तज्जिया दें जिससे आपको पता चले कि ये ऊँट के किस करवट बैठेगा। बहरहाल ये बड़े मसले हैं और इनके हल इतने आसान नहीं। आपको अपडेट करते रहेंगे आइंदा आने वाले दिनों में भी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, कल आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।